नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 1 की धारा 1 एवं 2 के विषय में। दरअसल दोस्तों, एक तो यह काफ़ी बड़ा अधिनियम है और दूसरे बहुत से विधि के विद्यार्थियों को इस अधिनियम के विषय में यह समझ में नहीं आता कि कौन सी धाराएं याद करें और कौन सी छोड़ दें जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसका एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अब आप लोग अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए तथा वीडियो के साथ उसको भी देखते जाइए। सबसे पहले हम आते हैं धारा 1 पर। धारा 1 की उपधारा 1 ये कहती है कि यह अधिनियम क्या कहलाएगा। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 नाम आ गया यहाँ पे इसका। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1916। धारा 1 की उपधारा 2 बताती है कि इसका प्रसार कहाँ पर होगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। भाई उत्तर प्रदेश का लोकल लॉ है तो यूपी में ही लागू होगा। अब धारा 1 की उपधारा 3 महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ये कहती है कि यह अधिनियम 1 जुलाई 1916 से प्रवृत्त होगा। तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। नंबर 1 डेट कि कब से प्रवृत्त होगा, 1 जुलाई 1916 से। और नंबर 2 इसमें धारा 1 की उपधारा 3 ये प्रावधान है, ताकि अगर प्री में पूछा जाए कि यह अधिनियम 1 जुलाई 1916 से प्रवृत्त होगा, ये कौन सी उपधारा में बताया गया है, तो धारा 1 की उपधारा 3 में। अब धारा 2 पर आते हैं। यह परिभाषाएं बताती है। परिभाषाएं बहुत सरल हैं, आप अपने आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें 4-5 परिभाषाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली परिभाषा जो इम्पोर्टेंट है वो है जिला योजना समिति, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको धारा 2 की खंड 5AA में डिफाइन किया गया है। दूसरे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243ZD, यानी कि 243ZD। उसमें जो जिला योजना समिति वर्णित है वही उसका अर्थ इस अधिनियम में भी है। जिला योजना समिति क्या होती है? दरअसल जिला योजना समिति संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है और पंचायतें और नगर पालिकाएं अपने अपने क्षेत्र की जो योजनाएं तैयार करके भेजती हैं उनका यह समेकन करती है और समेकन करके सारे जिले के लिए एक विकास योजना तैयार कर देती है। आप यहाँ पर अधिनियम की धारा 127A भी देख सकते हैं, जिसमें जिला योजना समिति के संदर्भ में कुछ प्रावधान किया गया है। अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पर, और दूसरी डेफिनेशन है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान से आपको कुछ याद आया? जब आपने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 पढ़ा था, तब आपने उस अधिनियम की धारा 8 में मास्टर प्लान पढ़ा था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि मास्टर प्लान वर्ड को उस अधिनियम में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन वही मास्टर प्लान यहाँ इस अधिनियम की धारा 2 के खंड 8A में परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मास्टर प्लान से तात्पर्य एक ऐसी व्यापक योजना से है जिसमें कुछ चीज़ों का प्रस्तावित स्थल और उससे संबंधित सामान्य विन्यास, यानी कि जनरल लेआउट दिखाया गया है। तो वे चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनको दिखाया जाता है मास्टर प्लान में? नंबर 1, उस विकास क्षेत्र की मुख्य सड़कें और परिवहन मार्ग कौन कौन से होंगे ये दिखाया जाएगा। दूसरे, वहाँ के आवासीय अनुभाग, आवासीय अनुभाग का मतलब रेजिडेंशियल सेक्शंस कहाँ होंगे जहाँ पर लोग निवास कर सकेंगे। तीसरे, व्यापार क्षेत्र कहाँ पर होगा, यानी कि दुकानें वगैरह कहाँ बनेंगी।
ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ कोई छोटी मोटी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगेंगी, उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्कूल वगैरह कहाँ पर खुलेंगे। ऐसे ही सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान और इंटरटेनमेंट के लिए अन्य स्थान कहाँ पर स्थित होंगे। सार्वजनिक भवन और अर्ध सार्वजनिक भवन की प्रपोज्ड लोकेशन और जनरल लेआउट में कहाँ पर स्थित होंगे, ये सब मास्टर प्लान बताता है। अब आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा पर, जो धारा 2 के खंड 9 में नगर पालिका को परिभाषित करती है, जिसमें नगर पालिका को ये कहकर परिभाषित किया गया है कि नगर पालिका का तात्पर्य ऐसी स्वायत्त शासी संस्था से है जिसे संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लॉज ई में निर्दिष्ट किया गया है। अब इसमें आपको एक तो अधिनियम की धारा 2 का खंड 9 याद रखना है और दूसरे संविधान का आर्टिकल 243 का क्लॉज ई याद रखना है। बस इतना ही करना है यहाँ पर। अभी चौथी महत्वपूर्ण परिभाषा है नगर पालिका क्षेत्र की, यानी कि म्युनिसिपल एरिया। यह अधिनियम की धारा 2 के खंड 9A में वर्णित है। नगर पालिका क्षेत्र का तात्पर्य है नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र, मतलब कितना एरिया नगर पालिका के अंडर में होगा या कंट्रोल में होगा, मतलब कि नगर पालिका का विस्तार या सीमा कितनी है और किस स्थान से किस स्थान तक है। इस अधिनियम की पांचवी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है नगर पालिका परिषद की, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल। सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि म्युनिसिपल काउंसिल को अधिनियम की धारा 2 के खंड 9B में परिभाषित किया गया है, जिसका तात्पर्य संविधान के आर्टिकल 243Q के क्लॉज 1 के सब क्लॉज B के अधीन गठित की गई नगर पालिका परिषद से है। यहाँ पर मुख्य रूप से एक तो हमें इस अधिनियम की वो धारा याद करनी है और उसका खंड जिसमें कि इन्हें परिभाषित किया गया है, और दूसरा इनका रेफरेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको हमें याद रखना है। इस पर प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छठवीं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है धारा 2 के खंड 23A में 23A। इसमें डिफाइंड संक्रमणशील क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशनल एरिया। यह संविधान के आर्टिकल 243Q के क्लॉज 2 में वर्णित है। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 243Q का क्लॉज 2 और संक्रमणशील क्षेत्र क्या है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो उस ग्रामीण क्षेत्र से उसे नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और लास्ट डेफिनेशन है बाल्ट्स कमेटी यानी कि कक्ष समिति या बाल्ट समिति की। इसे अधिनियम की धारा 2 के खंड 24A में डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार कक्ष समिति का तात्पर्य संविधान के आर्टिकल 243S में निर्दिष्ट कक्ष समिति से है। दरअसल जिस नगर पालिका परिषद क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख या फिर उससे अधिक होती है, उस नगर पालिका परिषद के प्रादेशिक क्षेत्र के लिए बाल्ट समिति बना दी जाती है। यह बाल्ट समिति उस नगर पालिका क्षेत्र के एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर बस इतना ही। सबसे पहले आप ये 5-6 परिभाषाएं जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीएसजेएस प्री एग्जाम में ये परिभाषाएं सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। इनको याद कर लेने पर आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप इनको मेंस एग्जाम में लिख कर आएंगे, तो परीक्षक की कलम आपको अधिक मार्क्स देने को मजबूर हो जाएगी। और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, भाई अगर आपके सिलेबस में नगर पालिका का एक्ट है और आपने अगर नगर पालिका एक्ट पढ़ा हुआ है तो कम से कम आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए ना कि नगर पालिका होती क्या है, नगर पालिका क्षेत्र क्या होता है, नगर पालिका परिषद क्या होती है। अगर इतना भी आपको नहीं पता तो आपने क्या पढ़ा है ये तो केवल आप ही जान सकते हैं और आपके भगवान। इसीलिए सबसे पहले अनुशासन से
इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए और बेयर एक्ट से डेफिनेशंस याद कर लीजिए, क्योंकि इन डेफिनेशंस का प्रयोग प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही इन वीडियोज़ को अन्य विद्यार्थियों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।